राधिका और सूरज की शादी को 1 महीना बीत चुका था। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, पर कोई बात थी जो अभी तक सूरज राधिका से छुपा रहा था और आज राधिका को वो बात पता चल गई। माँ, हम कह रहे हैं ना, हम नहीं आएंगे। बाबूजी बेकार में हमें डांटते हैं। हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हाँ, राधिका भी अच्छी है। हम चाहते थे कि हम तुम्हें शहर ले आए, तुम हमारी शादी में शामिल हो, पर बाबूजी की वजह से ही हम तुम्हें नहीं बता पाए। माँ, नहीं माँ, हम क्या माँ, ऐसे अपनी कसम मत चढ़ाओ, हम नहीं आएंगे गाँव। नहीं सूरज बेटा, ऐसा नहीं कहते। तेरे बापू का तो स्वभाव ही ऐसा है, वो गुस्से में बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, तू अपने बाबूजी के लिए ना सही अपनी माँ के लिए तो आ सकता है ना। और मेरा बहुत मन है अपनी नई बहू से मिलने का। तूने शादी कर ली, हमें नहीं बुलाया, पर कम से कम नई बहू को लेकर एक बार गाँव तो आ जा। मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। बेटा, बहुत मन है तुम दोनों से मिलने का। अगर तू अपनी माँ से प्यार करता है तो तू जरूर आएगा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। सूरज फोन रख देता है। राधिका सारी बातें सुन चुकी थी। तो ये बात है जो आपको परेशान करती है। आप मुझे कभी भी नहीं बताते हो, पर आज मैंने सारी बातें सुन ली है। सूरज, हम गांव जरूर जाएंगे। मैं माँ जी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। प्लीज अब मना मत करना। राधिका के कहने पर सूरज मान जाता है और दोनों गांव पहुंचते हैं। सूरज और राधिका को आया देख आशा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है राधिका बहू, सूरज पूरे 6 साल बाद गांव आया है। मैं तो अपने बच्चों को देखने के लिए उदास हो गई थी। जब भी घर में कुछ खाने को बनता था, मैं सूरज को बहुत याद करती थी। ललिता बहू, आज सारा खाना सूरज और राधिका की पसंद का बनेगा। माँ जी, घर में कुछ होगा तभी तो बनेगा। अभी दिव्या के बापू गए हैं बाजार से थोड़ी सब्जियां लेने, वो ले आएंगे तभी चूल्हा जलेगा। बाजार से सब्जियां? पर हम तो अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं ना भाभी। देवर जी सब्जियां उगाते थे, उगाते नहीं है। खेत की जमीन पिछले 4 सालों से बंजर पड़ी है। आपको क्या पता, आप तो 6 साल बाद आए हो। घर किस तरह से चल रहा है आपको क्या पता। कोई खेती बाड़ी नहीं रह गई है अब। आपके भैया हैं जो जमींदार के खेतों में नौकरी करते हैं, उसी से घर चल रहा है। कैसी बातें कर रही हो ललिता, ये सही समय है क्या इन सब बातों का? और सूरज शहर से जो पैसे भेजता है उससे बाकी के कर्ज भी तो चुका रहे हैं ना तुम्हारे बाबूजी। अरे तो क्या हो गया, अगर 5-10 हजार रुपए भेज भी दिए तो उनसे कोई घर के खर्चे में थोड़ी मदद मिलती है। अब खेती बाड़ी है नहीं, बाबूजी सारा दिन घर पर रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। तुम्हारे भैया ही हैं जो घर का खर्चा चला रहे हैं। माँ, अगर वो जमीन इतने सालों से बंजर है तो हम उसे बेच क्यों नहीं देते? अरे सूरज बेटा, बंजर जमीन कौन खरीदेगा? जमीन पर सूखा पड़ा हुआ है। चलो छोड़ो, अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ललिता जा खाना बना ले और ये सब बातें बाद में करना। राधिका सब कुछ सुन रही थी। वो जानती थी कि आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि हम खेत को बहुत उपजाऊ और हरा भरा बना सकते हैं। रात को जब सब सो गए तब राधिका ने अपने मोबाइल फोन में बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की तरह तरह की तकनीक पढ़नी शुरू की। उसने काफी कुछ समझा। अगले दिन राधिका ने सूरज के साथ जाकर जमीन को देखा। जमीन पूरी तरह से सूखी हुई थी। राधिका ने ठान लिया था कि वो बंजर जमीन को हरा भरा खेत बनाकर रहेगी, क्योंकि वो अपने ससुराल में परेशानियां देख रही थी। अरे कितने दिन रुकने का इरादा है तुम दोनों का? यहाँ पर बहू तो शहर की है, इसका तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा होगा। बाबूजी, मैंने तो इसी हफ्ते वापस जाने का सोच लिया था, क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। पर राधिका कुछ दिन और गांव में रुकना चाहती है। जी बाबूजी, मैं गांव में कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू कि तुम्हें गांव इतना अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो। जी माँ जी, मैं कुछ दिन आप सबके साथ रहकर यहाँ गांव की हर चीज देखना चाहती हूँ। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधिका की ऐसी बातें सुनकर उसके सास ससुर दोनों हैरान रह जाते हैं, पर ये कोई नहीं जानता था कि राधिका एक मकसद के लिए यहाँ रुकी और वो मकसद था खेती का। राधिका खुद बंजर जमीन पर खेती करना चाहती थी, इसलिए एक सुबह जब सब सो रहे थे तो राधिका 5 बजे ही उठ गई। राधिका खेत पर गई और जैसे जैसे उसने पढ़ा वैसे वैसे ही वो जमीन पर खेती करने लगी।
धीरे धीरे करके आसपास के खेतों पर काम करने वाले आने लग गए। उन्होंने जब खेत पर राधिका को काम करते देखा तो सब आपस में बात करने लगे। अरे राम प्रसाद जी के खेत पर ये कौन है? पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। अरे ये राम प्रसाद जी की छोटी बहू है, शहर से आई है। अभी कुछ दिनों पहले ही राम प्रसाद के छोटे बेटे की शादी हुई थी ना। अरे नई बहू पहली बार गांव आई है भाई। और ये नई बहू यहाँ बंजर खेत पर क्या कर रही है? लग तो ऐसा रहा है कि ये खेत पर कोई काम कर रही है, मानो खेती कर रही हो। अरे हमें राम प्रसाद जी से इस बारे में बात करनी चाहिए भाई। सब गांव वाले राम प्रसाद के घर जाकर बात करते हैं। इतनी देर में राधिका भी घर आ जाती है। राधिका के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। बहू, ये गांव वाले सब क्या कह रहे हैं? तुम हमारे खेत पर गई थी और ये तुम्हारे कपड़ों पर, हाथ पैरों पर मिट्टी कैसे है? माँ जी, मैं खेत पर काम करने गई थी, वहाँ की मिट्टी साफ कर रही थी। मैं खेती करना चाहती हूँ माँ जी, मैं बंजर जमीन को फिर से हरा भरा खेत बनाना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ समझ लिया है। बस कुछ ही दिनों में हमारे बंजर खेत पर हरी भरी फसल लहराने लगेगी, पर उसके लिए मुझे आप सबकी सहायता चाहिए। तुम्हें लगता है कि हमारा बंजर खेत खेती करने लायक है? तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो बहू। ये गांव है, यहाँ के खेतों में सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर खेती उगती है, और तुम एक बंजर खेत पर खेती उगाने की बात कर रही हो। राधिका, तुम ये सब छोड़ दो, क्यों परेशान हो रही हो? आप सब बस मुझे 15 दिन का समय दो। अगर 15 दिन में मैंने बंजर जमीन को ठीक नहीं कर दिया तो मैं वापस शहर चली जाऊंगी। फिर आप सबको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगले 15 दिनों तक मैं जमीन पर अपने हिसाब से खेती करना चाहती हूँ। मेरी तो जुबान भी नहीं खुलती बड़ों के आगे, और इसे देखो सबके आगे कैसे बातें कर रही है। ललिता ठीक कह रही है बाबूजी। हम तो आज तक अपने खेत पर खेती नहीं कर सके, और ये शहरी होकर खेती करके दिखाएगी, नामुमकिन है। तुम दोनों चुप करो। और तुम राधिका बहू, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। बस 15 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर इतने दिनों में तुमने खेती करके नहीं दिखाई तो अगली ट्रेन से ही वापस शहर चले जाओगे। हाँ, और हमें हमारे हाल पर छोड़ दोगे, ठीक है? थैंक यू बाबूजी, आपने मुझ पर विश्वास किया। मेरे लिए यही काफी है। अब राधिका को बहुत मेहनत करनी थी। राधिका रोजाना सूरज के साथ खेत पर जाती और घंटों खेत पर मेहनत करती। धीरे धीरे राधिका की मेहनत रंग लाई और 15 दिन बाद एक ऐसा खेत तैयार हो गया जहाँ पर बढ़िया खेती की जा सकती थी। राधिका के ससुर ने जब उसकी मेहनत देखी तो वो बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद बहुत बढ़िया फसल पककर तैयार हो जाती है। अब राधिका की मेहनत के कारण बंजर खेत पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। मुझे गर्व है राधिका हमारे घर की बहू है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। हमारी नई बहू ने तो हमारे लिए वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। सदा सुहागन रहो बहू, सदा खुश रहो। आज उसकी एक कोशिश से उसके ससुराल में ढेरों खुशियों का आगमन हुआ। सुमन शाम को घर लौटी तो राजेश घर आ चुका था। बेटा ध्रुव दौड़ता हुआ मम्मी के पास आया। मम्मा, आप आज मुझे लेने स्कूल नहीं आए? मैंने आपका बहुत वेट किया। सॉरी बेटा, वो मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था। तुमने खाना खाया? अब तक भूखा थोड़ी बैठा रहेगा। मैंने उसे खाना भी खिला दिया, दूध भी पिला दिया है। पता नहीं तुम तो कहाँ रहती हो सारा दिन, बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। सुमन कमरे में चली जाती है। राजेश उससे कमरे में बात करता है। क्या बात है सुमन, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मौका अच्छा है, राजेश से कुछ पैसे ले लेती हूँ, मेरे काम आएंगे। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज्योति। वो एक सिंगल मदर है और आजकल वो बहुत परेशान चल रही है। मैं उसी से मिलने चली गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। बहुत अच्छी दोस्त है पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। राजेश, क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो? मैं ज्योति की मदद करना चाहती हूँ। किसी समय में उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें बैंक से निकाल कर दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगले दिन राजेश ने सुमन को पैसे दे दिए। राजेश को लगा कि सुमन ये पैसे अपनी सहेली ज्योति की मदद के लिए ले रही है, पर यह सच नहीं था। सुमन ने पैसे अपनी सहेली के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड सतीश के लिए मांगे थे। सुमन और सतीश की मुलाकात 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी।
और वहीं दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। उसके बाद दोनों दोस्त बने और अब सुमन सतीश के प्यार में पागल हुई बैठी थी। पिछले 6 महीने से वो दोनों लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे। सुमन ऐसे नहीं होगा, मेरा बर्थडे है यार, तुमने आना ही होगा। और कोई बहाना कर दो, तुम तो आराम से अपने पति को मना कर सकती हो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो अब मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। सतीश के प्यार में सुमन कुछ भी करने को तैयार थी। उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस सतीश के बहकावे में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। सतीश का जन्मदिन था, इसलिए सुमन को राजेश से बहाना करना था। राजेश बहुत सीधा साधा था, वो सुमन की बात को मान गया। मैं जानता हूँ पति से तलाक लेने के बाद ज्योति ठीक नहीं है, वो सिंगल पेरेंट है, इसी वजह से तुम उसकी बहुत चिंता करती हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रात रुकना चाहिए। ध्रुव को मैं संभाल लूंगा, तुम रात को ज्योति के घर रुक जाना। थैंक यू राजेश, तुमने मुझे समझा। ज्योति को मेरी बहुत जरूरत है, मैं कल शाम तक लौट आऊंगी। सुमन ने अपने भोले भाले पति को झांसे में ले लिया। शाम को सुमन सतीश के पास रुकने चली गई। रात के 9 बज रहे थे। ध्रुव जिद पर अड़ गया। पापा मुझे वही पेस्ट्री खानी है जो आपने मुझे उस दिन खिलाई थी, प्लीज पापा। हाँ हाँ ला रहा हूं, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम दादी जी को परेशान मत करना। हाँ बताओ, अब आधी रात में तू इसके लिए पेस्ट्री लेने जाएगा, वो भी इतनी दूर मार्केट से? माँ अगर मैं पेस्ट्री नहीं लाया तो ये रोने लगेगा, और तुम तो जानती हो आज सुमन भी घर पर नहीं है। उसके पीछे मैं नहीं चाहता कि ध्रुव परेशान हो, और कहीं इसने जिद कर दी कि मम्मी के पास चलो तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मुझे आज रात इसका पूरा ख्याल रखना होगा। चलो मैं लेकर आता हूँ। मार्केट लगभग बंद हो चुकी थी। पेस्ट्री की दुकान दूर थी। अचानक राजेश को सुनसान सड़क पर एक कार में से एक औरत की चीख सुनाई पड़ती है। राजेश उस कार के पास जाता है। वो हैरान रह जाता है। 4 लड़के उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। छोड़ो, क्या है? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। सुमन, अरे ये सब क्या है? सुमन, राजेश मुझे बचा लो राजेश। अरे ये तो रंग में भंग डाल गया। ये क्या, आज तो मेरा जन्मदिन है, तेरे पति को भी अभी आना था। क्या यार सतीश, पूरा मजाक किरकिरा ही हो गया। अच्छा खासा बोल रहा था होटल का एक कमरा लेते हैं और इसे वहाँ ले चलते हैं। पता नहीं तुझे भी हमेशा पैसे बचाने की पड़ी रहती है। तू इस पत्नी को बचाना चाहता है जो तेरी पीठ पीछे मेरे साथ इश्क लड़ा रही है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ हैं, और साथ होने का मतलब तो तू जानता ही है कि हमारे बीच मेरे पीछे पागल हुई बैठी है। पता है मेरे से कितना प्यार करती है, तभी तो आज मेरे जन्मदिन मनाने के लिए तुझसे झूठ बोलकर रात मेरे साथ गुजारने आ गई। अब मेरे दोस्त भी बर्थडे पार्टी में मजा लेना चाहते थे, और सुमन के साथ रात गुजारने से बढ़िया मजा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ऐसे कैसे छोड़ दें? हाथ है मुर्गी कौन छोड़ता है? मैंने कहा छोड़ दो। राजेश ने जोरदार घूंसा सतीश के मुंह पर मारा। इतनी देर में बाकी के 3 आदमी भी राजेश को पकड़ने लग गए, पर पता नहीं राजेश में उस दिन वो क्रोध था या फिर अपनी पत्नी के लिए प्यार। राजेश ने सतीश और उन लड़कों की खूब पिटाई की। कुछ ही देर में वो चारों बेहोश हो गए। राजेश सुमन को घर लेकर आ गया। अरे सुमन, तुम तो सुबह आने वाली थी। माँ, वो सुमन ने फोन किया कि ज्योति की मम्मी रहने आ गई है, तो मैंने कहा कि ध्रुव भी रात को परेशान करेगा, इसलिए फिर तुम घर ही आ जाओ। तो रास्ते से मैंने सुमन को ले लिया। चलो अब तुम भी सो जाओ माँ, रात काफी हो चुकी है। उस रात राजेश सुमन से कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो सुमन बहुत रो रही थी। राजेश मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने शादी के रिश्ते का अपमान किया है। आई एम सॉरी राजेश, आई एम सॉरी। अगर तुम कल रात नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। कैसे नहीं आता सुमन, तुम्हारे प्यार की ताकत ही मुझे उस रास्ते पर खींच कर ले गई। मेरे होते हुए मेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता। राजेश, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी राजेश, मुझे बस एक मौका और दे दो। राजेश और सुमन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक बार फिर जिंदगी आगे बढ़ती है।
अब सुमन ने अपने आप को बदल लिया था। सुमन ध्रुव को लेने स्कूल गई तो रास्ते में उसे सतीश मिला, पर सुमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सतीश भी समझ गया था कि सुमन उस जैसे घटिया आदमी के नकली चेहरे को पहचान चुकी है, और जब इंसान खुद सही होता है तो सामने वाले की मजाल भी नहीं होती कि वो उसे कुछ कह पाए। सुमन को अपनी गलती का एहसास था। वो जानती थी कि राजेश और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, और उसकी असली खुशी उसके परिवार के बीच है।